हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिलेबस के साथ साथ वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओएस्ट्रस साइकिल पढ़ाया था। आज के वीडियो में हम लोगों को देखना है फर्टिलाइजेशन। आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ना है? फर्टिलाइजेशन। देखिएगा यहाँ पे सॉरी, आज हम लोग को पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। लेकिन स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकॉल करा दूं, एक बार रिमेंबर करा दूं कि ह्यूमन के अंदर जो हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, इस चैप्टर का जो कुछ रिमेंबर, मतलब ये जो हम लोगों को फर्टिलाइजेशन पढ़ना है ना, इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल मैं आप लोगों को करा दूं, रिमेंबर करा दे रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और इसके बाद क्या पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत ही अच्छा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रिमेंबर करा दे रहा हूँ, रिमेंबर, और आप लोगों को रिकॉल करा दे रहा हूँ, रिकॉल, कि यहाँ पे देखिए आप लोगों ने क्या पढ़ा है। जैसे आप लोगों ने चैप्टर ये जो पढ़ रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 यूनिट 2 का, सॉरी यूनिट फर्स्ट जो है रिप्रोडक्शन यूनिट है, उस रिप्रोडक्शन यूनिट का ये चैप्टर क्या है? 3 है। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ाया है, जैसे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। स्ट्रक्चर में आपने क्या पढ़ा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेनली आपने क्या पढ़ा? जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, उसके बाद से क्या पढ़ा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा। उसके बाद इसके अंदर होने वाले इवेंट्स, ये तो स्ट्रक्चर में आपने मेनली पढ़ा। क्या स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पढ़ा आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग एक बात करें ना, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, प्लांट्स हो, एनिमल हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट होता है ना, देयर आर 3 इवेंट्स। फर्स्ट क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और सेकंड क्या है? फर्टिलाइजेशन, और थर्ड क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को सब चीज़ बता चुका हूँ। फिर से एक बार आप लोगों को रिकॉल करा दे रहा हूँ कि आप कहाँ तक स्टडी कर लिए हैं और क्या इसके बाद स्टडी करना है। तो देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, आपने क्या क्या पढ़ा है? गैमीटोजेनेसिस पढ़ा है, गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस में आपने क्या पढ़ा है? 2 चीज़ पढ़ा है। एक पढ़ा है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है, और एक आपने पढ़ा है क्या? oogenesis। इसके बाद आपने इसी में पढ़ा है सेक्सुअल साइकिल, अभी मैंने आप लोग को जस्ट पढ़ाया है सेक्सुअल साइकिल। और सेक्सुअल साइकिल में 2 टाइप का आपने पढ़ा है। एक पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एक आपने पढ़ लिया क्या? ओएस्ट्रस साइकिल। तो ये आपने पढ़ा क्या? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। इसके बाद इसमें आपने एक और चीज पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ गैमिट, ट्रांसफर ऑफ गैमिट। तो देखिएगा ट्रांसफर ऑफ गैमिट का अगर बात करें ना, तो ओनली मेल गैमिट, ट्रांसफर ऑफ जो मेल गैमिट का ट्रांसफर होता है ना, उसी का, केवल मेल गैमिट का ही ट्रांसफर होता है। फीमेल गैमिट का ट्रांसफर जो होता है हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। इन केस ऑफ, ऐसे बोल दें यहाँ पे, इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिजम्स ओनली, इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स ओनली
ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टेक्स प्लेस। केवल मेल गैमीट का ही ट्रांसफर होता है, फीमेल गैमीट हमेशा फीमेल के बॉडी के अंदर ही रहता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रहता है, उसका ट्रांसफर नहीं होता है। अब देखेंगे, ये मैंने बताया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर ये सारा कंडीशन बताया, और ये ऑलरेडी आप लोग स्टडी कर चुके हैं। आप लोग गैमेटोजेनेसिस में पढ़ा दिया हूँ। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद उसके अंदर मैंने गैमेटोजेनेसिस पढ़ाया। सेक्सुअल साइकिल में मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल पढ़ाया। इनके बीच में आपको अच्छा से कंपैरिजन करके बताया। गैमेटोजेनेसिस में मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया, आप लोगों को oogenesis पढ़ाया, ये सारा चीज़ पढ़ा दिया। ट्रांसफर ऑफ गैमीट, और ट्रांसफर ऑफ गैमीट में बोले तो केवल मेल गैमीट का ट्रांसफर होता है, और इसी प्रोसेस को जो ह्यूमन के अंदर कॉपुलेशन बोलते हैं। मतलब क्या करता है कॉपुलेशन में, क्या होता है, जो मेल होता है वो सीमेन को फीमेल के बॉडी के अंदर इजैकुलेट करता है, जिससे स्पर्म का ट्रांसफर होता है। प्लांट्स के अंदर आपने पोलिनेशन पढ़ा है, वो सब अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए, आज के जो वीडियो में हम लोग को पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। मैं ये सारा चीज़ बताने का मेरा क्या रीज़न है कि आज का जो टॉपिक आप पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, वो बिल्कुल आपको अच्छा से समझ में आना चाहिए, और ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है और उसके बाद क्या पढ़ना है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाए। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ना है क्या, फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन पढ़ लेंगे तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट होता है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। और एक्चुअली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं क्या, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हम लोग इसका स्टडी करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा आप लोगों को रिकॉल करा दिया कि ये चीज़ आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ना है। तो आज के जो वीडियो है ना, आज के वीडियो, इसमें हम लोग को देखना है फर्टिलाइजेशन। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। ये मैंने आपको रिकॉल करा दिया। जो यूनिट फर्स्ट है 12th क्लास का, जो यूनिट रिप्रोडक्शन है, जो यूनिट 6 से स्टार्ट किया है, और उस रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 3 क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर ये सारा चीज़ आप लोगों को स्टडी करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग को पढ़ना है क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, सिंपली लोग लिख देते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन के अंदर, दैट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स। ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ना ह्यूमन के अंदर, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत सिंपल तरीके से नहीं होता है। इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और सारे स्टेप्स को हम लोग को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, तो जाके हम लोग को फर्टिलाइजेशन बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। तो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ मेल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, मेल एंड फीमेल गैमिट के फ्यूजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन takes place, internal fertilization takes place. In case of human beings, internal fertilization take place. जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ह्यूमन बींग में ना, वो बॉडी के इनसाइड होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन takes place
टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग ये देखेंगे ना, फर्टिलाइजेशन एक्चुअली क्या है? फर्टिलाइजेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कैसा है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, विच कंप्लीट्स, या ऐसे बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स, जो बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक एक स्टेप का नेम लिख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? अप्रोच ऑफ स्पर्म अप टू फैलोपियन ट्यूब्स एंड रेडी फॉर फर्टिलाइज द एग। अप्रोच ऑफ स्पर्म्स टू फैलोपियन ट्यूब, या अप्रोच ऑफ स्पर्म अप टू, ऐसे बोलेंगे अप टू, अप्रोच ऑफ स्पर्म अप टू फैलोपियन ट्यूब। ये फर्स्ट स्टेप है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि स्पर्म जो इजैकुलेट हो रहा है, मेल के थ्रू जो स्पर्म इजैकुलेट हो रहा है और इजैकुलेशन के बाद फीमेल के वेजाइना के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, तो एक्चुअली वेजाइना के अंदर तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। फीमेल के अंदर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? एम्पुला, जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। तो ये जो स्पर्म है वेजाइना के अंदर डिपॉजिटेड हो गया, अब वो वेजाइना से कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, और फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद क्या करेगा? एग को फर्टिलाइज करेगा। तो अप्रोच ऑफ स्पर्म वेजाइना से कहाँ तक जाएगा? फैलोपियन ट्यूब। ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या हो गया यहाँ पे? सिक्रीशन, देखिएगा, सिक्रीशन ऑफ फर्टिलाइजिन एंड फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। एक देखिएगा, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन क्या होता है? एक्चुअली आप जैसे यहाँ पे देखेंगे फर्टिलाइजिन, मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन या मैकेनिज्म। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप जो आता है सिक्रीशन ऑफ स्पर्म लाइसिन। ये एंजाइम है सिक्रीशन ऑफ स्पर्म लाइसिन। इसके बाद से जो फोर्थ स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, और इसी को बोलते हैं रिसेप्शन कोन। फिफ्थ जो स्टेप आएगा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इसके बाद होगा जो 6 स्टेप होगा उसको बोलेंगे स्टार्ट्स ऑफ मियोसिस 2, स्टार्ट्स ऑफ मियोसिस 2। और जो 6 स्टेप होगा, 7 जो स्टेप होगा
एक्चुअली गैमेटिक फ्यूजन जो 7th स्टेप होगा गैमेटिक फ्यूजन। गैमेटिक फ्यूजन में क्या होता है, इसी को एक्चुअली हम लोग सिनगैमी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिनगैमी। एक्चुअली देखिएगा, फर्टिलाइजेशन को ही डायरेक्ट लोग बोल देते हैं क्या, सिनगैमी। लेकिन ये सिनगैमी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। एक्चुअली इसका डिफिनीशन ये होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो बात ये आता है कि मेल गैमीट का न्यूक्लियस और फीमेल गैमीट का न्यूक्लियस तब फ्यूज करेगा जब एक्चुअली स्पर्म एग के अंदर इंटर करेगा। तो उस स्पर्म को एग तक पहुंचने में इतने सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, तब लास्ट में जाकर के गैमेटिक फ्यूजन होता है, जिसको हम लोग सिनगैमी बोलते हैं। तो ये मैंने स्टूडेंट बताया आप लोगों को। फर्स्ट जो फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसके बहुत सारे स्टेप होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है अप्रोच ऑफ स्पर्म अप टू फैलोपियन ट्यूब। सेकेंड स्टेप है फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। थर्ड जो स्टेप है इसमें सिक्रीशन ऑफ स्पर्म लाइसिन, और उसके बाद से यहाँ पे होगा फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, और फिफ्थ में होगा फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फिर क्या होगा, स्टार्ट्स ऑफ मियोसिस 2, और लास्ट में होगा गैमेटिक फ्यूजन। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम लोग एक एक स्टेप को क्या करेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिएगा, हम लोग एक एक स्टेप को लेते हैं फर्टिलाइजेशन में, और एक एक स्टेप को अच्छे से यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे। तो फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का स्टडी करेंगे, और तब ये जाकर चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप ले रहे हैं, फर्स्ट स्टेप वो है अप्रोच ऑफ स्पर्म्स टू या अप टू, ऐसे बोले हैं, अप टू फैलोपियन ट्यूब। तो एक्चुअली देखिएगा, अप्रोच ऑफ स्पर्म अप टू फैलोपियन ट्यूब, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ समझते हैं कि स्पर्म क्या होगा। सबसे पहले स्पर्म्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं सीमेन। इसको थोड़ा ऐसे लिखिए, ड्यूरिंग वन इजैकुलेशन। देखिएगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पूरा स्टेप समझेंगे। ड्यूरिंग वन इजैकुलेशन, कॉपुलेशन, जब मेल फीमेल को कॉपुलेट करता है ना, तो मेल एक्साइट होता है, और एक्साइट होने के बाद एक बार इजैकुलेशन करता है। तो हम क्या यहाँ पे बोले, ड्यूरिंग वन इजैकुलेशन अबाउट 3 to 3.5 ml मिलीलीटर ऑफ सीमेन डिपोजिटेड इन वेजाइना ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिएगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो वेजाइना है ना, उसके अंदर स्पर्म कितना डिपोजिट होता है, 3 to 3.5 ml। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। एक बार इजैकुलेशन, एक बार मेल एक्साइट होता है, और फीमेल को जब कॉपुलेट करता है, तो एक बार कॉपुलेशन में कितना ml स्पर्म को, सीमेन को डिपोजिट करेगा, 3 to 3.5 ml। और ऑलरेडी मैं आप लोगों को सीमेन के बारे में बता चुका हूं कि सीमेन का 2 कंपोनेंट होता है। इसके अंदर स्पर्म होता है, स्पर्म्स, और क्या होगा, सेमिनल फ्लूइड।
सेमिनल फ्लूइड। और सेमिनल फ्लूइड जो होता है ये किसका किसका सिक्रीशन होगा, सेमिनल वेसाइकल का और प्रोस्टेट ग्लैंड का। सेमिनल फ्लूइड आर द, ये सेमिनल फ्लूइड क्या है, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसाइकल एंड सेमिनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दो ग्लैंड का ये क्या होता है, सिक्रीशन होता है सेमिनल फ्लूइड। स्पर्म्स का नंबर जैसे अमाउंट 10% होता है सीमेन के अंदर, तो ये कितना होगा, 90% होगा। सेमिनल फ्लूइड विस्कस फ्लूइड है, और ये सेमिनल फ्लूइड क्या करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया क्या, सीमेन के बारे में मैंने बता दिया। तो एक्चुअली जो सेमिनल फ्लूइड है ना, इसको सेमिनल प्लाज्मा भी बोलते हैं। क्या, सेमिनल प्लाज्मा। तो ये देखिएगा सीमेन के बारे में मैंने क्या बताया, मेल अगर एक बार एक्साइट हो रहा है और एक बार इजेकुलेशन हो रहा है, तो ड्यूरिंग वन इजेकुलेशन अबाउट 3 to 3.5 ml डिपोजिटेड इनसाइड द वेजाइना ऑफ फीमेल। अब बात ये आता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्पर्म कंटेन और प्रेजेंट इन 3 to 3.5 ml ऑफ सीमेन। अबाउट, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, अबाउट 200 to 300 millions of sperms, millions of sperm found in 3 to 3.5 ml of semen, मतलब 3 to 3.5 ml सीमेन में जो स्पर्म काउंट होता है, टोटल स्पर्म का नंबर वो कितना होता है, 200 to 300 millions of sperms फाउंड इन 2 to 3.5 ml ऑफ सीमेन। अब देखिएगा ये जो सीमेन, ये जो स्पर्म का नंबर है ना, इतने नंबर में से अबाउट 100 स्पर्म रीच अप टू द फैलोपियन ट्यूब। इतने स्पर्म में से 100 स्पर्म ही फैलोपियन ट्यूब में जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ स्पर्म अप टू द फैलोपियन ट्यूब्स देयर आर मेनी इवेंट्स, different types of events take place which break or destroy the more number of sperm during the movement or reaches the fallopian tube। तो यहाँ पे देखेंगे about 100 sperms, about 100 sperm out of 200 to 300, about 100 sperm reach up to the fallopian tube। अब देखिएगा 100 स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। अब इसमें कौन कौन सा इवेंट्स होता है, फॉलोइंग इवेंट्स विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड फॉलोइंग इवेंट्स विच प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा इवेंट्स है जो स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है, और कुछ ऐसा इवेंट्स है जो स्पर्म के मूवमेंट को ब्रेक करता है, प्रिवेंट करता है। उसको हम लोग देखते हैं। देखिए सम फेनोमेनन और इवेंट्स, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सम इवेंट्स which take place inside the female reproductive system, which help
which help in movement of sperm up to sperm to fallopian tube। fallopian tube मतलब मैंने क्या लिखा, some events which take place inside the female reproductive system which help in movement of sperms to fallopian tube या which help movement of sperm up to, ऐसे भी लिख सकते हैं up to fallopian tube। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा इवेंट्स है। सबसे जो फर्स्ट इवेंट वो होता है लैसिंग मूवमेंट ऑफ टेल। लैसिंग मूवमेंट ऑफ टेल ऑफ स्पर्म्स। लैसिंग मूवमेंट का मतलब होता है जैसे ये सपोज मान के चलिए कि ये स्पर्म है, इसका ये टेल है, ये स्पर्म का हेड हो गया और ये क्या हो गया, टेल हो गया। तो ये टेल के अंदर ऐसे 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 लैसिंग मूवमेंट होगा, लैसिंग मूवमेंट ऐसे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लैसिंग मूवमेंट। मतलब ऑक्सीलेशन मूवमेंट के तरह या वाइब्रेशन करेगा जो टेल है, जिससे स्पर्म को मूवमेंट करने में हेल्प होता है। सेकंड जो इवेंट होता है एस्पायरेटरी मूवमेंट। एस्पायरेटरी मूवमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस। यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, जैसे मैं बोलूं ये यूटेरस हो गया, ये यूटेरस हो गया, ये यूटेरस। और यूटेरस के अंदर जो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग हो गया, ये एंडोमेट्रियम हो गया। तो ये क्या होता है, एस्पायरेटरी मूवमेंट करता है। जैसे मैं बोलूँ क्या कि यूटेरस है और इसके नीचे ये सर्विक्स हो गया और सर्विक्स के ये नीचे सोलन, ये क्या हो गया, वेजाइना हो गया, वेजाइना हो गया। तो वेजाइना यहाँ पे स्पर्म है, सपोज मान के चलिए ये स्पर्म है, बहुत सारे स्पर्म है, ये बहुत सारे स्पर्म है। तो ये स्पर्म क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे ऊपर की ओर, अपवर्ड मूवमेंट करेंगे ड्यू टू द लैसिंग मूवमेंट ऑफ टेल। जो टेल है, टेल स्पर्म का जो टेल है, इसके अंदर लैसिंग मूवमेंट होगा और लैसिंग मूवमेंट के कारण ये क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर मूव करेंगे। और जैसे ये स्पर्म यहाँ पे आ गए ग्रिप में, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ग्रिप है इसके अंदर आ गए स्पर्म, तो ये स्पर्म क्या करेगा, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग अपवर्ड मूव करेगा ऐसे। जैसे सक्शन मूवमेंट, सक्शन प्रेशर क्रिएट करेगा और स्पर्म को क्या करेगा, ऊपर की ओर ये मूवमेंट करने में हेल्प करेगा। तो क्या करेगा, सक्शन प्रेशर और जैसे कंस्ट्रिक्शन, जैसे जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ना, इसके अंदर कंस्ट्रिक्शन होता है, कंस्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन व्हिच हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। जो स्पर्म्स का अपवर्ड मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। थर्ड स्टेप एक चीज और इसमें आएगा, मतलब मैंने फर्स्ट में क्या लिखा, लैसिंग मूवमेंट ऑफ टेल ऑफ स्पर्म्स। सेकेंड मैंने क्या लिखा, एस्पायरेटरी मूवमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस। और थर्ड जो होता है सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है ना, ये भी क्या करता है, क्रिएट कॉन्ट्रैक्शन इन वेजाइनल ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये क्या करता है, क्रिएट्स कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव के ट्रैक्ट के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फैलेगा, जिससे स्पर्म क्या करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। तो ये तो हेल्प हो गया, ये जो फीमेल
प्रिवेंट द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ स्पर्म। कुछ ऐसा इवेंट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कि स्पर्म के मूवमेंट को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सम इवेंट्स विच प्रिवेंट द, यहां पे हेडिंग कर दे रहा हूं, सम इवेंट्स विच प्रिवेंट द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। तो जो स्पर्म का जो अपवर्ड मूवमेंट्स है ना, उसको क्या करता है, प्रिवेंट होता है, प्रिवेंट करता है। कुछ ऐसा इवेंट्स है, जैसे फर्स्ट मैं बोलूं इवेंट्स में, द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस। ये क्या होता है, एक आपस में सटा रहता है ना, द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस। यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ना, ये कैसा है, आपस में बिल्कुल एकदम सटा रहता है ना। ये क्या, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बिल्कुल आपस में सटा है, ये यूटेरस का वाल हो गया, यूटेरस का वाल हो गया। तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग बिल्कुल आपस में ये बिल्कुल सटा रहता है। तो स्पर्म यहाँ पे आया, स्पर्म यहाँ पे आया, तो इसको इससे पास करने में क्या होता है, इसको पास करने में फोर्स लगाना पड़ता है स्पर्म को। तो ये स्पर्म को एक्स्ट्रा जो फोर्स लगाना पड़ता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग से पास करने में, तो बहुत सारा स्पर्म क्या होता है, अपने रास्ते में, पाथ में ही क्या कर जाता है, डिस्ट्रॉय कर जाता है। तो ये एक ऐसा कंडीशन है एंडोमेट्रियम लाइनिंग। और एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होता है ना, स्पर्म के अपवर्ड मूवमेंट में क्या करता है, ये ब्रेक करता है। सेकंड इसमें एक और होता है द एसिडिक सिक्रीशन, एसिडिक सिक्रीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एसिडिक सिक्रीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, जैसे वेजाइनल फ्लूइड, आप लिखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ वेजाइनल फ्लूइड्स which killed out more number of स्पर्म्स। तो ये एक इवेंट हो गया जो बहुत सारे स्पर्म को रास्ते में ही क्या कर देता है, मार देता है। तो ये सारा बैरियर का काम करता है। इवेंट्स बोलिए और इसको क्या बोल दीजिएगा, बैरियर्स। और ये बैरियर्स जो है स्पर्म को अपवर्ड मूवमेंट में क्या करता है, जाने में रोकता है। थर्ड जो हो गया, थर्ड इसमें एक और सेल्स होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसके अंदर एक और इवेंट्स है, जैसे फैगोसाइट सेल्स। तो ये फैगोसाइट सेल्स होता है, दिज सेल्स आर फाउंड इन वेजाइनल fluids which killed out or engulf the more number of sperms। ये क्या करता है, बहुत सारे स्पर्म को क्या कर देता है, किल्ड कर देता है। कौन सा, फैगोसाइटिक सेल्स। तो ये सारा बैरियर हो गया। और इन सारे बैरियर से होते हुए जो 100 स्पर्म, कितना में, एक इजैकुलेशन में कितना स्पर्म आया, 200 to 300 मिलियन। लेकिन उतने स्पर्म में से इन सारे इवेंट के कारण केवल 100 स्पर्म कहाँ तक जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। और वो भी स्पर्म अब जाता है ना, तो एग से आइडेंटिफिकेशन करता है। एग क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा स्पर्म का, ये जो स्पर्म आया है क्या एक सेम स्पीसीज का है कि डिफरेंट स्पीसीज का है। तो स्पर्म का आइडेंटिफिकेशन होता है इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, और जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। तो अप्रोच ऑफ स्पर्म के बाद
सेकेंड जो स्टेप हम लोग देखेंगे वो है, देखिएगा, ये सेकेंड स्टेप पढ़ने से पहले हम एक और छोटा सा टॉपिक देखेंगे, कैपेसिटेशन। देखिएगा, एक छोटा और टर्म आ जाता है कैपेसिटेशन। और कैपेसिटेशन क्या होता है? स्पर्म अटेन्स फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये देखिएगा, अप्रोच ऑफ स्पर्म में ही एक और इवेंट्स होता है कैपेसिटेशन। क्या होता है? कैपेसिटेशन। और कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है? स्पर्म रीच या स्पर्म अटेन्स द कैपेसिटी इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड रेडी फॉर फर्टिलाइज द एग। तो ये क्या हो गया? यहां पे देखेंगे डिफिनीशन कैपेसिटेशन, स्पर्म्स अटेन फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी inside the female reproductive tract is called as capacitation। क्या बोलेंगे इसको? कैपेसिटेशन। ड्यूरिंग कैपेसिटेशन various events occurs in female during capacitation different या following, ऐसे बोलेंगे, following events टेक प्लेस इन स्पर्म्स। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि जो स्पर्म का हेड रीजन होता है ना, हेड, वो उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर स्टेरॉइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन का जो क्रिस्टल्स होता है, जो ग्रेन्यूल्स होता है। देखिएगा, फर्स्ट इवेंट्स क्या होता है? लूजिंग और लॉसेस ऑफ स्टेरॉइड्स and Golgi body granules from एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है? ये एक्रोसोम जो होता है ना, ये हेड के अंदर प्रेजेंट होता है। जो स्पर्म है उसके अंदर जो हेड रीजन है उसके अंदर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। और यही क्या करता है? हेल्प इन पेनिट्रेटिंग द लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। मतलब ये क्या करता है? एक्रोसोम क्या करता है? जो एग का मेम्ब्रेन होता है ना, उसको रप्चर करने में, उसको तोड़ने में क्या करता है? हेल्प करता है एक्रोसोम। और एक्रोसोम क्या होता है? स्पर्म के हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। और ये हेड रीजन में प्रेजेंट होता है एक्रोसोम, और जो एग का मेम्ब्रेन है उसको डिजोल्व करने में हेल्प करता है। और एक्रोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? स्टेरॉइड्स होता है। और गोल्गी जो बॉडी होता है ना, ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, स्टेरॉइड्स और गोल्गी बॉडी का ग्रेन्यूल्स होता है। और ये ग्रेन्यूल्स क्या करता है? ये जो एक्रोसोम्स है इसके अंदर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, मतलब इस एक्रोसोम का स्ट्रक्चर को बनाए रखने में हेल्प करता है। तो ये एक्रोसोम से स्टेरॉइड्स और गोल्गी बॉडी, ये एक्रोसोम को एक्टिव होने से रोकता है। तो सबसे पहले ये जो स्पर्म है स्टेरॉइड्स और गोल्गी बॉडी को लूज करता है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ। ये सपोज मान के चलिए कि स्पर्म का हेड है, ये हेड हो गया। तो हेड हो गया ना, ये इसके ऊपर ये क्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ग्रेन्यूल्स होता है। स्टेरॉइड्स का ग्रेन्यूल होता है, स्टेरॉइड्स का, गोल्गी बॉडी का ये ग्रेन्यूल्स होता है। ये हो गया ग्रेन्यूल्स ऑफ स्टेरॉइड्स एंड गोल्गी बॉडी।
और ये क्या करता है, स्पर्म के एक्टिविटी को ये रोकता है, ये उसको फर्टिलाइज होने में, एक से फर्टिलाइज होने में प्रिवेंट करता है। तो ये स्पर्म क्या करता है, इसको लूज करता है। सेकंड क्या करता है, सेकंड द एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन इनसाइड द स्पर्म, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन inside the sperm। कैल्शियम आयन क्या करता है, ये एक्टिव मूवमेंट में हेल्प करता है, हेल्प इन एक्टिव मूवमेंट। कैल्शियम आयन क्या करता है, हेल्प्स इन एक्टिव मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ये हो गया। तो ये कैपेसिटेशन में हेल्प करता है। और क्या होता है, थर्ड जो होता है स्पर्म के अंदर, द स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया, द स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया, द स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेबेनकॉर्न बोलते हैं। तो मैंने क्या लिखा था, स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया और नेबेनकॉर्न which is present in middle piece of sperm and helps in मूवमेंट, जो मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। तो देखिए अप्रोच ऑफ स्पर्म, इतने सारे कंडीशन को हम लोग पढ़ते हैं अप्रोच ऑफ स्पर्म में। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, सेकेंड स्टेप। अब स्पर्म कहाँ चला गया, फैलोपियन ट्यूब में चला गया है ना। तो सेकेंड हम लोग स्टेप पढ़ेंगे अब क्या, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, तो देखिएगा फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन ये दोनों क्या होता है, दोनों प्रोटीन होता है, बोथ आर प्रोटीन। ये दोनों का दोनों क्या होता है, बोथ आर प्रोटीन। ये क्या करता है, इन दिस प्रोसेस actually egg identify the sperm which is, इसमें क्या करता है, इन दिस प्रोसेस एक्चुअली एग आइडेंटिफाई द स्पर्म। यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया, स्पर्म मतलब एग स्पर्म को क्यों आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई का मीनिंग ये हो गया कि स्पर्म जो है वो सेम स्पीसीज का है कि डिफरेंट स्पीसीज का है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पर्म means the sperm is of same species or different species।
यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट मैं चेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली टू आइडेंटिफाई द, यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक नेचर ऑफ स्पर्म्स, स्पेसिफिक नेचर ऑफ स्पर्म। इसका मीनिंग क्या हो गया कि स्पर्म जो है ना सेम स्पीसीज का, मतलब मेल, मतलब जैसे ह्यूमन को ही फर्टिलाइज कर सकता है। मेरा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग क्या है कि ह्यूमन का स्पर्म ह्यूमन के एक को फर्टिलाइज करेगा, डॉग का स्पर्म डॉग के एक को फर्टिलाइज करेगा, एलिफेंट का स्पर्म एलिफेंट के एक को फर्टिलाइज करेगा। स्पीसीज डिफरेंट होगा तो एक जो होगा स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होगा, या एक स्पर्म को आइडेंटिफाई कर लेगा कि जो स्पर्म आया है वो सेम स्पीसीज का है कि डिफरेंट स्पीसीज का है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। जिस तरह से आप लोग प्लांट में पढ़े थे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आप क्या पढ़े थे कि पिस्टिल जो होता है पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करता है कि सेम नेचर का है, सेम स्पीसीज का है कि नहीं। अगर डिफरेंट स्पीसीज का पोलन ग्रेन स्टाइल भी आ जाए, स्टिग्मा पे आ जाए तो जर्मिनेट नहीं करेगा। सेम कंडीशन, अगर सेम नेचर सेम स्पीसीज का स्पर्म फीमेल के वेजाइना के अंदर से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो एक को फर्टिलाइज करेगा, अगर डिफरेंट स्पीसीज का स्पर्म है तो एक को फर्टिलाइज नहीं करेगा। इसका मीनिंग हो गया फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। ये जो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है सिक्रीटेड बाई एग which have some spermophilic sites, that is the very important point। आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए, स्पर्मोफिलिक साइट्स। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हाइड्रोफिलिक, तो जो मॉलिक्यूल वाटर से लव करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा उसको हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। सिंपली कि ये एक जो होता है ना इसके पास स्पर्मोफिलिक साइट होता है, एंड दिस साइट which binds the sperm, ये साइट क्या करता है, स्पर्म को बाइंड करता है। और क्या बोलेंगे, रिएक्ट विथ स्पर्म्स, ये स्पर्म से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जैसे एग हो गया, ये एग हो गया, सपोज मान के चलिए एग है, और एग है इसका ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसके चारों तरफ क्या हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये एग जो होता है ना ये स्पर्मोफिलिक साइट को सिक्रीट करता है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजिन बोलते हैं। ये फर्टिलाइजिन हो गया, और ये जो फर्टिलाइजिन होता है ना इसी के पास स्पर्मोफिलिक साइट होता है अबाउट 2 to 3। ये ऐसे डिप्रेशन होता है, इसके अंदर ये डिप्रेशन होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पर्मोफिलिक साइट्स। one fertilizing have about 2 to 3 या 1 to 3 ऐसे बोलेंगे, 1 to 3 स्पर्मोफिलिक साइट्स। एक फर्टिलाइजिन जो प्रोटीन होता है ना, एक के पास जो एक फर्टिलाइजिन होता है इसके पास 1 to 3 स्पर्मोफिलिक साइट होता है। तो नंबर ऑफ स्पर्मोफिलिक साइट यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ स्पर्मोफिलिक साइट इज, यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्पर्मोफिलिक साइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाइंडिंग द
भाई सीधी सी बात है कि जितना स्पर्मोफिलिक साइट होगा उतना ही तो स्पर्म आके बाइंड होगा ना। एक स्पर्मोफिलिक साइट, एक स्पर्म ये आकर के बाइंड कर गया, ये यहाँ से एक स्पर्म बाइंड कर जाएगा, एक स्पर्म यहाँ से बाइंड कर जाएगा। तो जितना स्पर्मोफिलिक साइट होगा उतना ही स्पर्म आकर के बाइंड होगा। तो ये देखेंगे हम लोग ने पढ़ लिया यहाँ पे फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। अब जैसे स्पर्म क्या कर गया, एग से बाइंड कर गया, तो यहाँ पे बनेगा अब फर्टिलाइजेशन कोन। अब यहाँ पे देखिए स्पर्म सिक्रीट करेगा क्या, स्पर्म जो होगा ना सिक्रीट करेगा एक केमिकल जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। तो देखिएगा थर्ड स्टेप अब हम लोग आ जाएंगे सिक्रीशन ऑफ स्पर्म लाइसिन। तो चलिए थर्ड प्रोसेस हम लोग देखते हैं। थर्ड, सिक्रीशन ऑफ स्पर्म लाइसिन। तो ये स्पर्म लाइसिन दैट इज द एंजाइम। स्पर्म लाइसिन क्या होता है, एक एंजाइम है, और जितना एंजाइम होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, टर्सरी प्रोटीन होता है। तो स्पर्म लाइसिन आर ऑफ 3 टाइप्स। स्पर्म ऐसे बोलेंगे, स्पर्म सिक्रीट्स 3 टाइप्स ऑफ sperm secretes 3 types of sperm लाइसिन। फर्स्ट जो होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, फर्स्ट कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो इसका नाम कोरोना पेनिट्रेटिंग है। आप लोग थोड़ा याद कीजिए, एग का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था, ये एग का स्ट्रक्चर था, ये एग और इसका न्यूक्लियस हो गया। और देखिएगा एग का स्ट्रक्चर मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एग, स्ट्रक्चर ऑफ एग। तो मैंने क्या बोला था कि एग का जो ये फर्स्ट मेम्ब्रेन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटेलाइन, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। और क्या बोलेंगे इसको, एग मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, एग मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, सिंपली वाइटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो वाइटेलाइन टर्म लिया गया है टेकन फ्रॉम योक, टेकन फ्रॉम ए योक। और आपको मालूम बता चुके हैं कि योक क्या होता है, द येलो कलर सब्सटेंस, येलो कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द एग, प्रेजेंट इनसाइड द एग। एग के अंदर ये कैसा होता है, फैटी होता है, बहुत ज़्यादा फैट होता है। ये जो योग के अंदर ये फैट नेचर का होता है, तो इससे हम लोग विटेलाइन टर्म लिया गया है। देखिएगा एग के जो आउटर पेरिफेरल रीजन में जो साइटोप्लाज्म होता है एग का, इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। और एक कॉर्टेक्स, जनरली एक कॉर्टिकल रीजन को बनाता है, एग के कॉर्टिकल रीजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं एग कॉर्टेक्स, एग कॉर्टेक्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं ऊप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, एग कॉर्टेक्स को, नॉट एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म। और ध्यान रखिएगा जो बिल्कुल सेंटर में होता है, सेंटर में ये जो लिक्विड मटेरियल, इसको हम लोग बोलते हैं ऊप्लाज्म, ऊप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस जो होता है सेंट्रली प्लेस्ड होता है, ये न्यूक्लियस हो गया। एग के अंदर ये सेंट्रली प्लेस्ड होता है, सेंट्रली प्लेस्ड होता है, बिल्कुल बीचों बीच में होता है। एग देखिएगा जो न्यूक्लियस के साइड का पार्ट होता है ना, इसको एनिमल पोल बोलते हैं, इसके अपोजिट में वेजिटल पोल। और देखिएगा इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद जो मेम्ब्रेन होता है ए सेलुलर स्ट्रक्चर, ए सेलुलर स्ट्रक्चर, एक इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। एक ऐसा होता है ए सेलुलर स्ट्रक्चर होता है,
एसेलुलर स्ट्रक्चर, और इसके चारों तरफ पेरिफेरल रीजन में ये रेडियली अरेंज्ड जो सेल्स होता है, रेडियली अरेंज सेल्स होता है, रेडियली अरेंज सेल्स, और इस रेडियली अरेंज सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। और देखिएगा ये कोरोना रेडिएटा का जो सेल्स होता है ना, आपस में एडहेसिव्स रहता है, आपस में चिपका रहता है एक केमिकल से। इसके बीच बीच में एक केमिकल होता है जिस केमिकल को बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। अब आप देख लीजिए ये एक का स्ट्रक्चर हो गया ना। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में आ गया, स्टेप समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, सिक्रीशन ऑफ एस्पर्म लाइसिन। एस्पर्म लाइसिन में क्या होता है, एस्पर्म सिक्रीट्स 3 टाइप्स ऑफ एस्पर्म लाइसिन। फर्स्ट कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, तो कोरोना पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग मतलब टू रप्चर्ड आउट। तो ये क्या करता है, दिस एंजाइम रप्चर्ड आउट द कोरोना रेडिएटा। ये क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद सेकंड आ जाता है, सेकंड जो एंजाइम होता है, सेकंड देखिएगा नेम से ही टर्म है, सेकंड एंजाइम है हाइलुरोनिडेज। सेकंड एंजाइम है हाइलुरोनिडेज। तो हाइलुरोनिडेज क्या करेगा, जो कोरोना रेडिएटा के अंदर हाइलुरोनिक एसिड है इसको डाइजेस्ट करेगा। इट डाइजेस्ट द हाइलुरोनिक एसिड found between the cells of कोरोना रेडिएटा। और थर्ड एंजाइम हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया भी है। जो थर्ड एंजाइम है इसका नेम है एक्रोसिन। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्रोसिन क्या करता है, ये जोना पेलिसिडा को रप्चर्ड आउट करता है। दिस एंजाइम और इट डाइजेस्ट द जोना पेलुसिडा। तो एक का जितना मेम्ब्रेन है ना वो डाइजेस्ट आउट हो गया। इसके बाद फोर्थ हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिएगा इसके बाद जो स्टेप आएगा फोर्थ नंबर, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन थर्ड स्टेप बता दिया। फोर्थ स्टेप होगा, फोर्थ जो स्टेप होगा, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। फर्टिलाइजेशन कोन हो गया ना, फर्टिलाइजेशन कोन जैसे बना। अब देखिएगा फर्टिलाइजेशन कोन इसका मतलब क्या होता है, एनिमल, देखिएगा स्पर्म्स ऑलवेज इंटर इनसाइड द एग थ्रू द एनिमल पोल। स्पर्म्स ऑलवेज इंटर inside the egg through animal pole। एनिमल पोल से इंटर करेगा। स्पर्म कहाँ से इंटर करेगा, एनिमल पोल से। तो सपोज मान के चलिए कि ये एग है, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गया वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। तो होगा क्या कि देखिएगा ये जिधर सपोज मान चलिए न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जिस साइड में होगा ना इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एनिमल पोल। और इसके ऑपोजिट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटल पोल। और देखिएगा ऑल द
एक के ऊपर जितना लेयर मैंने बताया था, ये फर्स्ट लेयर बताया था, जोना पेलुसिडा, ये पूरा मेंटेन रहेगा। इसके बाद जोना पेलुसिडा के बाद से कोरोना रेडिएटा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये कोरोना रेडिएटा हो गया, पूरा कोरोना रेडिएटा पूरा एक पे रहेगा। कोरोना रेडिएटा पूरा एक पे रहेगा। ये कोरोना रेडिएटा हो गया। लेकिन देखिएगा एनिमल पोल जहाँ से स्पर्म आएगा, सपोज ये स्पर्म हो गया, इसका ये टेल हो गया, ये स्पर्म है और इसको आना है। तो स्पर्म कहाँ से, एग के अंदर, ये जो एग के अंदर इंटर करेगा, एग के अंदर स्पर्म इंटर करेगा, एनिमल पोल से आएगा। तो जैसे एनिमल पोल से आएगा तो ये मेम्ब्रेन क्या कर जाता है, थोड़ा सा ये बल्ज आउट हो जाता है, बल्जिंग ऑफ वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। तो जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है ये थोड़ा सा बल्जिंग आउट हो जाता है और कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। और एक ये जो स्पर्म और इसका हेड आ करके इसके साथ फिक्स हो जाता है और ये स्पर्म हो गया, स्पर्म हो गया और स्पर्म आकर के इसके साथ फिक्स हो गया। तो इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन और इसी को बोलते हैं क्या, रिसेप्शन कोन। तो अब एक टच कर दिया ना, अब स्पर्म एक को क्या कर दिया, टच कर दिया और जैसे टच किया तो अब इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा 5th नंबर स्टेप। और 5th नंबर स्टेप जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्टेप। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।